आपने पिछले 8 सालों में बूटस्ट्रैप एक 60 करोड़ का बिजनेस बना दिया, वो भी इतने कंपेरेटिव सेगमेंट में। फूड बिजनेस इज नॉट अबाउट कुकिंग, इट इज अबाउट मैनेजिंग। मैंने अपने आप को एक टास्क दिया था कि भाई ये एक रेस्टोरेंट है जिसका ओनर छोड़ के जा रहा है, अगर मैंने इसको टर्न अराउंड कर दिया दैट मीन्स आई एम रेडी फॉर इट। एंड विद इन 6 months एक लॉस मेकिंग यूनिट को हमने प्रॉफिट मेकिंग बना दिया। वाह, थोड़ा सा समझते हैं कि आपने ऐसे क्या चेंजेस करे जिससे वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ गया। बेसिक्स सेट करे कि किचन को ब्यूटिफाई किया। अच्छा, इट वाज अ वेरी शेडी लुकिंग रेस्टोरेंट, तो पूरा उसका लुक ठीक किया। दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड एक्सपेंडिंग अ मेन्यू। सब बना के दिखते हैं विद एग्जिस्टिंग मशीनरी। और उसके बाद हमने रियलाइज किया कि कस्टमर्स कैसे लाए आप? इनिशियली जब जोमेटो स्विगी नहीं था तो डिस्कवरी होती थी वर्ड ऑफ माउथ पर। हमने एक और चीज बड़ी अच्छी करी, जैसे किसी ने ऑर्डर दिया फॉर एग्जांपल 4 burgers and 1 fries, हम जोर से चिल्लाते थे 4 quarter pounders and 1 African peri peri fries please. The whole market was amazed by how people were shouting in a restaurant. We were getting more attention. क्या किसी ने जिसने होटल मैनेजमेंट नहीं करी है या रेस्टोरेंट पहले नहीं चलाया, क्या उनको F&B बिजनेस में घुसना चाहिए? श्रेय, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपने पिछले 8 सालों में बूटस्ट्रैप्ड एक 60 करोड़ का बिजनेस बना दिया, वो भी इतने कंपेरेटिव सेगमेंट में। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड यू डिसाइड टू गेट इनटू दिस, राइट? कैसे आपको कॉन्फिडेंस आया ये करने का, क्या जर्नी रही? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। Sure. Thank you for having me here. It is very, very nice to be here and talking to you and brainstorming on a lot of things that we did, pre the whole shoot. Yeah. So the story begins. I have always been into the F&B industry, and I go back being a hotel management graduate myself. Okay. So मैंने अपनी करियर ही स्टार्ट किया एंड मेरे पेरेंट्स वर ऑलवेज अगेंस्ट इट कि यार क्यों F&B में घुसना है, हमारे पास अच्छा बिजनेस है, व्हाई डोंट यू ग्रो इट, दिस दैट। बट आई ऑलवेज वांटेड समथिंग, क्योंकि देयर वाज अ पैशन दैट आई हैड फॉर F&B एंड आई रियलाइज दिस व्हेन आई वाज when I was in the 8th standard. अच्छा, वो कैसे? वो my maternal side, मेरी mom के side पे we have a lot of bakeries. So मेरे मामा ने एक बेकरी खोली एंड वो खोलते ही on the first initial 7 days or 8 days he wanted कि आप आ जाओ मेरी मदद कराओ, क्योंकि हम भी we also want to help and understand कि बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा। तो जब मैं पहली बार गया तो मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था देखने के लिए कि यार ये शो तो बहुत सही है। मतलब रात को 12-12 1-1 बजे तक हम पूरा काम सेटअप कर रहे हैं, ये बहुत फन था मेरे लिए। तो it was like a passion thing when I saw people moving towards a single goal and how people were actually working together in rhythm to start something of their own. So that is what got me into the business, and F&B was something जिसको देख के मेरे को लगा कि भाई ये बहुत सही चीज़ है, यही करना है। एंड ये जब हुआ उसके बाद मैं अपना होटल मैनेजमेंट का मैंने आई वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि भाई मैंने स्कूल ख़त्म होते ही आई विल डू अ होटल मैनेजमेंट, क्योंकि उस टाइम यही समझ आता था, कोई कलनरी क्या है, ये सब क्या है, वो सब नहीं पता होता था। तो बस वही स्टार्टेड मैंने आई अप्लाइड फॉर एटलीस्ट लाइक 12 or 13 कोर्सेज। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली किसी में भी नहीं हुआ। तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था। तो करा क्या आपने फिर जब हुआ नहीं किसी कोर्स में? मैं वही बता रहा हूँ। तो उनमें से एक ऐसा स्कूल था जिसके अंदर मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट आई हैड नोन समवेयर देयर, आई नो, मतलब उधर मैं किसी को जानता था, तो उन्होंने बोला चल तू आके इंटरव्यू दे दे, वी विल सी व्हाट वी कैन डू। वही कोर्स में आई कुड क्रैक, आई काइंड ऑफ डिड व्हाटएवर आई डिड। जान पहचान से काम होता है ना? जान पहचान से नहीं होता, जान पहचान वाले ने डायरेक्ट किया था, बट इंटरव्यू खुद क्लियर करना था, जीडी खुद क्लियर करना था। एंड वो कॉलेज गुड़गांव में था, तो मेरे घर से काफ़ी दूर था। एंड वही मेरी जर्नी थी, और वो जो कोर्स था I think that was one of the blessings that I had in disguise. कि that was the only thing that made me understand कि food business is not about cooking. It is about managing. And that is where my main focus was. And that is where I learned so many things. मेरा जो कोर्स था उसके अंदर integrated 1 year. I had to go out. I got a chance to work in the UK. 1 साल मैंने रेडिसन में काम किया, उधर बहुत कुछ सीखा। मतलब हम जिस लेवल पे अभी भी हैं उधर बहुत ही एक
150-200 कवर का रेस्टोरेंट सिर्फ 5 लोग चलाते हैं वाह, ओके। एंड बहुत एफिशिएंटली चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब देखी समझी, मेरा इंटरेस्ट और बनता गया एंड दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड एंड गॉट इनटू द करियर ऑफ गेटिंग इनटू माय F&B स्पेस। देन आई स्टार्टेड वर्किंग समवेयर। 1 डेढ़ साल काम किया और 1 डेढ़ साल के बाद माय मामा वाज लाइक अब तूने कर लिया जो करना है, आके मेरा बिजनेस ग्रो कर। एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड विद माय ओन बिजनेस बैक इन 2010। ओके। एंड वो जब शुरू हुआ तो एक्साइटमेंट थी, बहुत कुछ सीखा हुआ ये था। कौन सा बिजनेस था? This was actually called, this is basically a bakery cum restaurant. Okay. Cafe actually. Before cum Burger Grill, way before before Burger way Grill. before हाँ, Burger 6 Grill. This साल is पहले। just मैंने 1 साल काम किया कहीं to get experience। बाहर निकलते ही मैंने एक कैफे खोल दिया। तो फ्रॉम डे वन काफ़ी रिसर्च शुरू कर दी बिकॉज आई वॉज सो पैशनेट अबाउट इट। तो बेकरी का बिजनेस जो था वो मामा की हेल्प से चलता था और जो कैफ़े का बिजनेस था वो मेरे वजह से चलता था। सो बैक इन 2009-2010 आई लॉन्च्ड वॉफल्स जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो उस टाइम मैंने वॉफल्स निकाले, वो भी खोला कहाँ, इंदौर मध्य प्रदेश। और मैं सीधा लंदन से वहाँ पे आके वहाँ चला गया जहाँ पर एक बजिंग स्ट्रीट्स की जगह रात को 8-9 बजे अब दिल्ली से इंदौर कैसे पहुंच गए? मामा का बेकरी थी। okay. तो आई हैड अ पुश स्टार्ट। मतलब मुझे ये था कि देयर वाज समवन हु कुड हेल्प मी कैप्चर समथिंग वेरी क्विकली, क्योंकि मेरे पास एक बेस तैयार था। तो मैंने बोला लेट्स प्ले ऑन इट एंड सी कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने कैफ़े खोला, वहाँ पर मैंने वैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे जो मैंने मतलब लाइक फ्रोजन योगर्ट। उस टाइम कोकोबेरी था और मैं था एक दिल्ली में और एक इंदौर में। तो दैट वाज द टाइम आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई रियली पुश्ड एंड द वे हेड ऑफ टाइम से बहुत पहले ही मैंने वो सब चीज़ें कर ली। बट मेरे लिए जो एक्सपीरियंस था, हर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उधर की मार्केट इज़ एक्चुअली द टफेस्ट मार्केट इन इंडिया। इंदौर इज़ अ फूडी वहाँ सिटी। पे वो भी तो है ना कोई 56 क्या उसको बोलते बोलते हैं? हैं 56 दुकान। हाँ, 56 दुकान, हाँ। तो उधर ऐसे लोग हॉट डॉग्स बेच रहे हैं जो हॉट डॉग एक्चुअली है नहीं। इट्स समथिंग लाइक एन इंडियन वर्जन ऑफ maybe a hot dog. Okay. So this is basically selling a mutton, a tikki inside a burger and calling it a hot dog and selling it for 35 rupees. And by the way, you would like to understand that that is one restaurant which was number 1 in Asia for Uber Eats. Really? For Uber Eats, for the number of deliveries done in one single month. They were cracking it, crazily doing it very well. तो इंदौर तो मतलब ऐसा ही था, बहुत कुछ सीखने को मिला। 56 दुकान देखा, सब कुछ देखा। और उधर का बिजनेस इतना टफ था क्योंकि प्रिडोमिनेंटली वेज मार्केट थी। और मैं बहुत कुछ सीख के आया, बहुत कुछ करा एंड मैंने नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला। मे बी मेरा डिसीजन गलत था या क्या था, बट आई डिड। बट उसको सस्टेन करने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन 1.5 साल तक सस्टेनेंस आई, बिजनेस अच्छा चला। हाँ, एंड वी ओपन अनदर आउटलेट एंड दैट आउटलेट काइंड ऑफ किक्ड ऑफ, क्योंकि लोकेशन इतनी सही थी, वाज राइट ऑन द मेन रोड। सो उधर कॉन्फिडेंस भी आ गया था, तो वो खोली। तो दैट ऑल स्टार्टेड डूइंग रियली वेल। लेकिन वहाँ पर मैंने एक चीज़ करी जो मैंने शायद पहले वाले आउटलेट में नहीं करी। वहाँ पर मैंने थोड़ा एक इंडियन टच डाला, जहाँ पर मैंने इंडियन थोड़ा क्यूजीन, मैंने थालीज, छोटे छोटे इंडियन क्यूजीन्स करना शुरू किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा मोमेंटम मिला इनिशियली। वो करने के बाद फिर मैंने बोला कि मेरा सपना पूरा करना है, तो सपना पूरा करने के लिए मुझे खोलनी है फ्रेंचाइज। तो मैंने सबसे पहली फ्रेंचाइज अपनी बेची 2011 में, जब एक नया रेस्टोरेंट खुल रहा था। एंड हमने सोचा कि इनको फ्रेंचाइज देते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं मॉडल क्या है। नोन बंदा कस्टमर था हमारा, आया, खाया, अच्छा लगा एंड ही ओपन एंड इन्वेस्टेड इन अ कंपनी। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि भाई ये धंधा ना बहुत सही है। एंड अगेन वाज वेरी न्यू, बट अगेन जो स्लो पेस थी इंदौर की, वो मेरे को रास नहीं आई। मुझे लगा कि भाई आई नीड समथिंग, आई नीड टू मूव अहेड। ये सारी ज़िंदगी में इधर नहीं रहूँगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ व्हेन माय डैड एक्चुअली पुश्ड मी कि भाई तू एक काम कर, व्हाई डोंट यू गेट इनटू माय बिजनेस वंस, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। So we had actually taken up a place in Himachal Pradesh. Actually, we had taken over a hill. We had to cut that down and then create a factory where we were doing bulletproof cars, jackets, Achha, solar okay. panels,
पैकेजिंग, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एवरीथिंग लाइक अ बिग जैज एंड एवरीथिंग, बहुत ही बड़ा आपने सेटअप करा। तो 2 साल तो उसको बनाने में ही लग गए एंड 2 साल से भी ज़्यादा लगे, टू बी रियली ट्रू। बट वो बिजनेस करते करते मुझे समझ आ गई एक चीज़ कि मेरा इंटरेस्ट उसमें है नहीं। मैंने डैड के कहने पे, लालच में आके बिकॉज डैड ऑफर्ड मी अ वेरी गुड सैलरी एंड आई वाज लाइक कि हाँ व्हाई नॉट या। एंड बट आई अंडरस्टूड दैट मनी इज नॉट द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स मी. The only thing that actually motivates me is innovating in something that I'm very good at. And that good thing was F&B. And जब मैंने 2009 में इतनी कुछ नई चीज़ें करी तो मैं अभी भी क्यों नहीं कर सही सकता. बात है। तो वहाँ से मेरी जर्नी फिर वापस आई, क्या कहते हैं, F&B में, जहाँ पर मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ा. और प्रोजेक्ट छोड़ते ही मैंने पहले तो 3 महीने का ब्रेक लिया, जहाँ पर मैंने अपना मन बनाया कि मेरे को करना क्या है. आई हैड गॉन टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन सिंगापुर. आई स्टेड लाइक गुड 15 days देयर, लुक्ड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो मेरे को समझ आया करा, रेस्ट किया ठंडे दिमाग से. देन आई टुक ओवर अ रेस्टोरेंट. तो यहाँ से बर्गर की जर्नी अब शुरू हो रही है, राइट? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है. यहाँ अच्छा। पर ये मेरा एक टेस्ट था. हाँ। ये मैंने अपने आप को एक टास्क दिया था कि भाई ये एक रेस्टोरेंट है जिसका ओनर छोड़ के जा रहा है. और ये वो दिल्ली में ही था? दिल्ली में ही था, पश्चिम विहार में. हाँ, पश्चिम विहार में। नॉट अ ब्यूटीफुल लोकेशन बट ठीक था. मतलब मेरे को लगा कि यार ये मेरे लिए टेस्ट करने का टाइम है. अगर मैंने इसको टर्न अराउंड कर दिया, दैट मीन्स आई एम रेडी फॉर इट. एंड एक्चुअली गॉड वॉज काइंड कि क्या कुजीन था वो? it was basically something on the same lines as what I'm doing at Burger Grill, but it was a very extensive menu. Okay. It was basically pasta से लेके sandwiches, burgers, wraps, everything under the hood. जो भी आता था ना, सब था वहाँ पे. जो मैं पहले 2-3 महीने तो मैंने वही करा जो उन्होंने मेन्यू बनाया हुआ था. Then I started reiterating the menu, bringing in new things, testing, trying. And within 6 months, एक loss making unit को हमने profit making बना दिया. Wow. And that was my test period which had finished and made me realize कि भाई अब I think we are ready for the next step. तो वो वहाँ से हुई शुरुआत, जहाँ पर एक मेरा दोस्त एक जिम की फ्रैंचाइज लेने आया था. तो आके उसने जिम का पता वता किया. उसके बाद मेरे पास आया कि चल यार कुछ खाना था. तो मैंने बोला चल तेरे पास आके खाता. आई हैवंट मेट यू इन अ व्हाइल. आगे बात हुई. उसको मैंने बोला चल तो एक काम कर, तो फ्रैंचाइज तो ले लियो, आज तू गले पे बैठ एंड सी हाउ द ऑर्डर्स आर बीइंग डन. एंड ही इज लाइक कि ब्रो मैं कर नहीं पाऊंगा. मैंने बोला मैं तेरे साथ बैठा हूँ भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा, तो ले. एंड दैट इज व्हेन ही सॉ द अमाउंट ऑफ बिजनेस बीइंग रोल्ड इन वन डे. एंड देयर ही इज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज सम बिजनेस. एंड हाँ, उसने जिम की फ्रैंचाइज छोड़ दी. उसने जिम की फ्रैंचाइज छोड़ी और उसने बर्गर की फ्रैंचाइज ली. सो उस टाइम पे लंडन ड्रिल था. लंडन ड्रिल से मैंने बोला कि भाई मेरा ब्रांड है, मैं अपने नई शुरुआत से शुरू करूंगा. तो मैंने नई ब्रांडिंग करी, सब कुछ किया, नाम रखा नया बर्गर ग्रिल, गिव हिम अ फ्रैंचाइज. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज समबडी ट्रस्टेड इन मी दैट ही ओपनड अ फ्रैंचाइज ऑफ बर्गर ग्रिल, नॉट लंडन ड्रिल. Wow. एंड वो जो बिजनेस था वो इतना बढ़िया जस्टिस किया उसने. विद इन 7 months ही रिकवर्ड ऑल द मनी दैट ही हैड पुट. Break 7 even. months. Wow. ब्रेक इवन नहीं, रिकवर्ड द मनी ही Okay. पुट. तो अगर उसने फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपीस लगाए, विद इन द फर्स्ट 7 months ही हैड टेकन द मनी बैक. 25 लाख रुपए कमा चुका था. अच्छा. So that is when there was a lot of things happening around. भाई एकदम से शोर मच गया कि there is a new brand and this was in Chandigarh, not even in Delhi. Okay. और मैं भी उधर आई वॉज हेल्पिंग हिम, क्योंकि मेरे लिए भी नया प्रोजेक्ट था, सब कुछ था. एंड दैट वाज वन मोमेंट दैट पीपल स्टार्टेड रीचिंग आउट टू अस कि भाई आपने फ्रैंचाइज दिया तो मुझे भी दो. Then we started opening more in Panchkula. Then we opened in Mohali. That is when we started something in Delhi. Like कि भाई हम चंडीगढ़ में उनके लिए कर रहे हैं, अपने लिए क्यों नहीं कर रहे. Then we opened in Satyaniketan. तो एक बार थोड़ा पीछे आते हैं, ठीक. राइट? एंड ये ऑब्जेक्टिव से अप्रोच करते हैं कि जो भी लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट को, अगर उनको भी एक F&B बिजनेस शुरू करना हो, QSR बिजनेस शुरू करना हो, व्हाट डज इट टेक, राइट? व्हाट आर ऑल द स्टेप्स? तो आपने वो रेस्टोरेंट टेक ओवर किया पश्चिम विहार में. थोड़ा सा समझते हैं कि आपने ऐसे क्या चेंजेस करे जिससे वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ गया. एंड फिर सेकंड स्टेप पे आते हैं कि जब आपने बर्गर ग्रिल की फर्स्ट फ्रेंचाइजी दी, वो फ्रेंचाइजी को सक्सेसफुल करने के लिए वो 7 months में क्या क्या हुआ, ये 2 चीज़ें समझते हैं पहले. सबसे पहले जो मैंने लंदन ड्रिल में किया वो बेसिक्स सेट करे. बेसिक सेट करने का मतलब होता है कि किचन को ब्यूटिफाई किया. अच्छा. जहाँ पर खाना बन रहा है उसको एकदम स्पिक एंड स्पैन कर दिया. वाई? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो,
अगर अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, इफ देयर इज अ प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड प्रॉपर क्लीननेस, तो आपका कस्टमर उसको बिलीव करने लगता है कि आपने बहुत बढ़िया किया है. एंड दैट इज व्हाट वी डिड. इट वाज अ वेरी शेडी लुकिंग रेस्टोरेंट. तो पहले हमने उसको पूरा उसका लुक ठीक किया. लुक ठीक करने के बाद मशीनरी नहीं खरीदी, थोड़े थोड़े सिस्टम्स क्रिएट करे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग एसओपीज, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम्स की. फॉर एग्जांपल कि भाई सबसे पहले स्केड्यूल्स बनाए कि भाई क्लीनिंग स्केड्यूल है, आज ये वाला फ्रिज साफ होगा, कल ये वाला फ्रिज साफ होगा, कल ये साफ Okay. होगा, परसों. तो बेसिक जो चीज़ है ना, वो हमने बेसिक को पकड़ा. पहले 3 महीने में हमने बेसिक्स क्रैक कर लिए. तो बेसिक was कि आपने क्लीनिंग शेड्यूल बनाए, Cleaning- SOPs बनाए. छोटे एसओपीज बनाए कि कैश कहाँ जमा होगा. मैं आपको सिर्फ एक क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा कि फॉर एग्जांपल ये जो मटेरियल आता है, हमारा सप्लाई आती है, वो किस टाइम पे आएगी. ऐसा था कि वो कभी भी आ जाती थी. रात को 9 बजे भी आ रही है, सुबह 6 बजे भी आ रही है, कभी 7 बजे भी आ रही है. तो वो सब नहीं करना. वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट कि किस टाइम पे कौन सा बंदा किस टाइम पे क्या काम करेगा. Okay. डेलीगेटिंग इट टू ऑल द पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर को क्या समझ आ रहा है. फिर वो इंटरैक्शंस करना 3 महीने 4 महीना वहां पर हमने इंटरैक्शन करी कस्टमर से समझने के लिए कि उनको क्या अच्छा लग रहा है. तो क्या बात करते थे आप कस्टमर से? सबसे पहले तो ये बात करता था कि बेसिकली कि उनकी डिमांड क्या है. उनको फॉर एग्जांपल हमने एक बहुत आपको एग्जांपल देता हूँ. जब हमने स्टार्ट किया था तो उधर ना हम 3 सॉसेस देते थे अच्छा. विद ईच एंड एवरी बर्गर. 40 रुपए का बर्गर लो या 150 रुपए का बर्गर लो, उसके 3 सॉसेस देते थे, विच वॉज बेसिकली केचप, मेयो एंड देयर वाज अ मस्टर्ड. अब वो तीनों जब सॉस देते थे ना, तो मुझे लगता था कि यार वी आर वेस्टिंग सो मच सॉस, क्यों कर रहे हैं हम ये सब. तो आपको मांगो तो आपको दे देंगे, ऐसे कोई मना थोड़ी. लेकिन वो भी एक बैकफायर था हमारे लिए. तो वो हमने समझा कि कस्टमर को जब हमने नहीं दिया वो गुस्सा तो नहीं, गुस्सा तो नहीं, मतलब वो बोले सर आपने अपनी क्वालिटी गिरा दी. अच्छा. तो ये छोटी सी बात है क्वालिटी गिराने की, बट द पॉइंट इज एक बार जब आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो तो नो मैटर व्हाट यू कैन नॉट मूव बैक फ्रॉम इट. तो वो स्टैंडर्ड सेट करना वाज समथिंग दैट वी learned it in the first 6 months. We got that right. We got into the positive note where we were actually making money. That is when we started expanding our menu. उस टाइम हमें लग रहा था कि भाई अभी ये ट्रायल है, इस रेस्टोरेंट पे हमें जो बनाना आता है ना, सब बना के दिखते हैं विद एग्जिस्टिंग मशीनरी. लेट्स सी कि हम क्या क्या कर सकते हैं. हमने पास्ता कर रहे थे तो वी वर डूइंग पास्ताज, वी वर डूइंग राइस बोल्स, वी वर डूइंग हॉट डॉग्स, वी वर डूइंग सैंडविचेस. मतलब अंडर द हुड जो आता था ना सब कर दिया. एक बड़ा नेट फेंका आपने. हाँ, बड़ा नेट फेंका. और उसके बाद हमने रियलाइज किया कि अब जब फ्रैंचाइज की, जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि भाई फ्रैंचाइज का किया तो उधर क्या क्या किया. वहां पर मैंने वही किया, कंसोलिडेशन मतलब पिक्ड आउट व्हाट वाज वर्किंग फॉर मी In London Grill. in London Grill. Because I first studied the market in Chandigarh. I was there for 3 years. जब मैंने आपको बताया, जब मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा था कालाम का, that was when I was actually staying in Chandigarh, पंचकुला. But I used to travel a lot to Chandigarh, घूमने फिरने गए. तो मैंने वो स्टडी करना शुरू कर दिया था कि भाई मेरे को करना क्या है. तो वो जो चीज़ थी वो हमने पकड़ी एंड उसको स्टडी करने के बाद हमने कंसोलिडेट किया अपना मेन्यू, उसको कंसाइज किया, जो कि इंडिया में पहले नहीं होता था. आपने अपने एसक्यू काउंट को कम किया, आपने अपने प्रोसेसेस सॉर्ट किए, एसओपीज बनाई. तो वो जो एसओपीज बनाई वो मैं जब फ्रैंचाइज बेचा तो उस टाइम में एसओपीज बना रहा था जब मैंने फ्रैंचाइज बेच दी थी और जब आउटलेट चलने लग गया था. और ऐसा भी हुआ है जहाँ पर एक दिन हमने अपना स्टोर बंद कर दिया कि नहीं यार, आज जिस तरीके से काम हुआ आज मुझे अच्छा नहीं लगा, लेट्स क्लोज डाउन द स्टोर, पीपल विल रिस्पेक्ट अस फॉर व्हाट वी डिड. अच्छा. एंड ये बर्गर का का मतलब कि 7-8 चीजें थी जो आउट ऑफ स्टॉक थी. हाँ. तो मैंने बोला यार ऐसे नहीं काम करना, अगर हम कर रहे हैं मेरे को ब्रांड नेम बनाना है. जो कस्टमर्स आए उनको हमने क्लियरली बना किया कि सर आज हम नहीं कर पाएंगे. एक बार ऐसा हुआ था 8 बजे तक हमारे पास इतने ऑर्डर्स आ गए, सुबह 8 बजे, रात शाम को 8 बजे इतने ऑर्डर्स आ गए कि मैंने 8 बजे अपने कस्टमर्स को मना कर दिया कि सॉरी सर, मैं और ऑर्डर नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास रात को 11 बजे तक के ऑर्डर्स हैं और 11 बजे मैं स्टोर बंद करता हूँ. मैं 3 घंटे के लिए मैं सिर्फ वही खाना दूंगा, प्रॉपरली दूंगा जो मैंने अपने कस्टमर्स को प्रॉमिस किया है. मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए. तो ये एक्चुअली देखा जाए जो बंदा दूर से आया है तो उसके लिए बड़ा बुरा ही था कि यार मैं इतनी दूर से आया और आप मुझे खिला नहीं रहे. लेकिन उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि यार ये बंदे ने अपनी अच्छी क्वालिटी के चक्कर में हमें आज मना कर दिया तो आई एम श्योर ये कुछ अच्छा कर रहा है. तो ये चीज़ें बहुत हार्ड कॉल्स होती हैं जो हमें लेनी पड़ी, जो हमने ली. रात को 8 बजे बंद करना वाज अ हार्ड कॉल फॉर अस. इट वाज अ लॉस ऑफ बिजनेस. पीक टाइम पे बिजनेस बंद करना कि भाई मैं इतने ही ऑर्डर्स कर पाऊंगा तब क्योंकि मेरे को अच्छे से करने हैं. तो हमारा
आइडिया वॉज ऑलवेज टू मेक श्योर दैट कि जो हमारे प्रोसेसेस वो फॉलो हों और वही हों, और उसी के चक्कर में आज मे बी जो हमारा किचन प्रिपरेशन टाइम जिसको हम केपीटी बोलते हैं, जो 21 मिनट 22 मिनट पे था, वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू 10 मिनट्स एंड वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट. दैट इज वेयर द मतलब गेम एक चेंजर. ऑर्डर 10 मिनट में रेडी हो जाएगा. एक ऑर्डर 10 मिनट में रेडी हो जाएगा. ऑर्डर में 4 आइटम भी हो सकते हैं, 2 आइटम भी हो सकते हैं. Okay. तो ओवरऑल एज एन एवरेज आवर केपीटी इज लेस देन 10 मिनट्स राइट नाउ. सो वो उस टाइम पे 22 मिनट थी. Okay. तो वी वर ट्रैकिंग दीज स्मॉल थिंग्स एंड उससे हमें बिजनेस समझ आ रहा था कि यार हम कैसे कर सकते हैं. एंड फिर हम नए फ्रेंचाइज खोल रहे थे तो उनके प्रोसेसेस क्रिएट करने थे कि भाई वो कैसे ढंग से चले नहीं चले. तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे को इनिशियली यूज़ हुई to actually build in a business or franchise and making it successful within the first 7 months. Okay. So लंदन ग्रिल से आपको ये समझ में आया कि बर्गर्स डू वेरी वेल एंड प्रोबेबली आपको मार्जिन भी बर्गर्स में ज़्यादा दिखा होगा तभी आपने सेलेक्ट किया होगा. मार्जिन से ज़्यादा ना एक्सेप्टेबिलिटी थी. ओके. मैकडोनल्ड्स ने हमारे लिए बहुत अच्छा कर दिया था कि एक मार्केट क्रिएट कर दी थी, और उससे बड़ी बात जो उन्होंने करी थी वो एक सप्लाई चेन क्रिएट कर दी थी. अच्छा. तो उसके ऊपर टू प्ले अराउंड विद दैट वाज समथिंग दैट वी रियली वाज इजी फॉर अस. मुझे पता था कि भाई पैटीज मिलती हैं, मुझे पता था कि भाई मेरे को ये पैटीज बनानी है, मुझे पता था कि सप्लाई चेन ऐसे मूव होती है. एंड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ बेसिकली कुकिंग फ्रॉम रॉ इंग्रेडिएंट्स. अगर आज आप एक मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग या वेंडीज ऐसे ब्रांड्स के पास जाओगे, उनका क्या है, प्रोडक्ट फ्रोजन आता है जो ऑलरेडी कुक्ड है. ओके. उठाया, फ्राई किया या ग्रिल किया और असेंबल करके दे दिया. बर्गर्स भी सब कुछ. सब कुछ असेंबल करके दे दिया. हमारा आइडिया ऐसा नहीं था. हमने बोला कि भाई हमें पता है जब आप कोई भी चीज़ फ्रेश प्रोटीन को अगर आप ग्रिल या फ्राई कर रहे हो उसका टेस्ट बहुत अलग होता है. दैट इज वेयर आवर पॉइंट केम इन, जहाँ पर हमने रियलाइज किया कि दिस इज अ नीश ओके. एंड लेट्स गो डबल डाउन ऑन दिस एंड सी कि हम इसको कैसे अचीव करेंगे. दैट वाज द आइडिया. एंड दैट्स हाउ यू डिसाइडेड कि बर्गर्स करना है हमें. वो तो बर्गर्स तो फर्स्ट डे से डिसाइडेड था अच्छा. बिकॉज दैट वाज अ कंफर्ट फूड फॉर मी. मेरा फेवरेट खाना भी यही था और मुझे मेरा पता भी था कि एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है. मेरे को कॉन्फिडेंस बेस पे था, और मैंने डिफरेंट ट्रायल्स करने के बाद ना आई वाज वेरी श्योर दैट दिस इज समथिंग दैट पीपल इन इंडिया विल लव. तो दैट वाज माय गट फीलिंग दैट आई मेड. एंड जनरली लोग जब एक शुरू करते हैं रेस्टोरेंट राइट तो वो खुद की स्पेस लेते हैं, खुद सारा सेटअप करते हैं. आपने यहाँ पे एक्चुअली एक फ्रेंचाइज देके शुरू किया राइट. हाउ वाज दैट? मतलब यहाँ पे आपको कोई कैपिटल नहीं लगा एसेंशियली. बेसिकली जब मैंने अपने डैड का बिजनेस छोड़ा तो एक प्रॉब्लम हो गई हमारी फैमिली में, जहाँ पर मेरे डैड को लगा कि आई एम क्विटिंग ऑन थिंग्स वेरी अर्ली. और वो मेरे लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी थी टू प्रूव माई फादर दैट आई एम नॉट यूजलेस, आई विल डू समथिंग फॉर माई ओन. उनका जो थॉट था कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस से तुम कितना ही कमा लोगे, कितना ही पैसा आ जाएगा, अगर तुम्हें बड़ा बनना है, इफ यू टॉकिंग अबाउट अर्निंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी, तो ये रेस्टोरेंट बिजनेस से तो नहीं हो रहा. तो ये अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में मैंने लाइक आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि भाई मेरे को इस बिजनेस को इस वे में आगे लेके जाना है कि मेरे को फ्रेंचाइज करना है. आई वॉन्ट टू बिल्ड अ मल्टीपल ब्रांड्स, multiple outlets of the same brand, and people should call me for it. I should not be going and running कि मेरी फ्रेंचाइज ही ले लो. और टिल डेट ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वी डू नॉट गो एंड रन आफ्टर द फ्रेंचाइज कि हमें फ्रेंचाइज ले लो. इनफैक्ट आवर एड स्पेंड्स are limited to just 10 to 12,000 rupees a month for just informing people about that we sell franchises, and that is about it. It's basically our customers who come to us and tell us कि यार आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, एंड देयर लाइक ये आपने कब किया, कैसे किया, हमें भी बताओ, हम भी फ्रेंचाइज लेते हैं आपकी. तो ऐसे ही मेरा फ्रेंचाइज नेटवर्क बड़ा है जहाँ पर लोगों ने हमें पिच किया कि भाई आपका खाना बहुत अच्छा है, कैन यू ऑल्सो ब्रिंग दिस टू माई सिटी, कैन वी डू दिस इन गुजरात, कैन वी डू दिस इन बॉम्बे, कैन वी डू दिस इन दिल्ली. सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली फ्रेंचाइज द बिजनेस एंड replicating wasn't easy, but it is something that we cracked and we did what we did. तो जब आपने पहला स्टोर खोला चंडीगढ़ में, कस्टमर्स कैसे लाए आप राइट? मतलब आपने स्टोर खोल लिया है राइट, अब सारा इन्वेस्टमेंट हो गया उसमें. हाउ आर कस्टमर्स फाइंडिंग यू और हाउ आर यू फाइंडिंग कस्टमर्स? फाइंडिंग कस्टमर्स इज बेसिकली इनिशियली जब जोमेटो स्विगी नहीं था तो डिस्कवरी होती थी वर्ड ऑफ माउथ, और
you were there at a prominent place, prominent market, which has a lot of footfall. That's what we played on. So we opened in the most उस जगह पे खोला जहाँ पर फुटफॉल बहुत अच्छी थी. एंड वी न्यू दैट पीपल यूज टू कम. आपने आई डोंट नो चंडीगढ़ में गेड़ी रूट सुना नहीं सुना है? गेड़ी मीन्स घूमना, चक्कर लगाना. तो वहां पर एक गेड़ी रूट है. तो 7, 8, 9, 10, 11 एंड रिटर्न 11, 10, 9, 8, 7. तो लोग अपनी गाड़ी लेके चंडीगढ़ में उस रूट पे घूमते थे. तो हमने स्पेसिफिकली उस रूट पे ही रखा क्योंकि मेरे को मैक्सिमम आई बॉल्स मिले. वो जब आई बॉल्स मिले और जब लोग बाहर खड़े होकर भीड़ लगा रहे हैं. आप एक बात बताओ, हिंदुस्तान में एक चीज तो आप जानते हैं कि अगर आपके एक स्टोर के बाद भीड़ है, यू विल बी अट्रैक्टेड टू गो इनसाइड कि भाई ऐसा क्या मिल रहा है भाई इधर. तो वो ही हमारे लिए आई थिंक वर्क फॉर अस. एंड कस्टमर्स हमारे लिए वहां से एक वर्ड ऑफ माउथ भी बनने लगा, एक माहौल बनने लगा जहाँ पर लोग देख रहे हैं कि हमने क्या क्या किया, कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कितने लोगों को सर्विस हो रही है. और ऊपर से हमने एक और चीज़ बड़ी अच्छी करी जो मेरी फ्रेंचाइज ने करी, मैंने नहीं करी. वो एक्सट्रीमली लाउड है. वो एक्सट्रीमली लाउड है. तो जैसे ही कोई ऑर्डर आता था तो हमारे यहाँ पे वी अगेन दिस इज वन ऑफ आवर यू नो ideas that we did which could help people in the businesses. We जैसे किसी ने ऑर्डर दिया फॉर एग्जाम्पल 4 burgers and 1 fries, तो हम भी पीछे जाके एक हमारी किचन ऑपरेटिंग टिकट बन रही है जिसको हम क्यूटी बोलते हैं, वो निकलती है प्रिंटर से, हमने पीछे दे दी ताकि किचन में बनाना शुरू कर दे. लेकिन हमने उसको करने की जगह क्यूटी तो दी लेकिन जोर से चिल्लाया. हम जोर से चिल्लाते थे 4 quarter pounders and 1 African peri peri fries please. और हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी अपने स्टाफ को कि आप जोर से बोलो थैंक यू. तो द होल मार्केट was amazed by how people were shouting in a restaurant, and when we were shouting again and again we were getting more attention and we were getting more people who were looking at us because somebody is shouting. And when they were looking the business, इतने बर्गर्स कौन क्यों ऑर्डर कर रहे हैं और लोग अट्रैक्ट हो रहे थे कि वो हर 2 मिनट के बाद चिल्ला रहा है. और ऊपर से हम क्या करते थे, कस्टमर को बिल, हमारा प्रोसेस क्या था कि हम जैसे ऑर्डर लिया हमने एक बिल कस्टमर को दिया, एक बिल हमने वहां लटका दिया. देयर वाज अ क्यूटी स्टैंड ताकि हम उधर लगाते रहे. हमारा टारगेट होता था कि इतनी क्यूटीज होनी चाहिए ये पूरा रैक भर जाए. जब ये रैक भरता है ना और हम कस्टमर आता था, हम बोलते सर अभी आप देख सकते हो कितने ऑर्डर्स हैं. तो आप ये जो ऑर्डर्स है ना जब कंप्लीट होंगे ना तब आपको ऑर्डर लगेगा. तो अगर आप रेडी हो तो ही आप ऑर्डर देना, नहीं तो मत देना. अब ये उस टाइम पे बोलना फर्स्ट रेस्टोरेंट के लिए तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने वो स्टेप लिया एंड इट वर्कड इन अ फेवर बिकॉज पीपल यूज्ड टू वेट इन देयर कार्स. बोलते कोई दिक्कत नहीं पाजी, आप गीड़ी लगा के आओ, हम आपके लिए रेडी करके रख रहे हैं. एंड देन वी क्रिएटेड अ टेक अराउंड इट. तो हम क्या करते थे, as soon as we used to take customers number, that was another thing. The number लिया and used to send an SMS as soon as the food was ready. Okay, ये तो आज भी I don't think ये आज अब बहुत पॉपुलर है. लेकिन उस टाइम पे हमारे लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज था क्योंकि हमने वो टेक एक कंपनी से बनवाया कि भाई मैं जैसे ही करूं उसको एसएमएस चला जाए. अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई बैठ के कर रहा है. ना. जैसे ही मैंने देयर इज अ थिंग जो मार्क फूड रेडी अभी जोमेटो स्विगी में होता है, वो हमने मार्क फूड रेडी तब किया. जैसे हमने मार्क फूड रेडी किया कि ये रेडी हो गया ऑर्डर, उसको एसएमएस एक शूट हो जाता था कि भाई तेरा खाना रेडी है, तो कर ले जो करना, मतलब आ जा तू, ये ऑर्डर इज रेडी, अब ठंडा हो जाएगा. तो वो जो एक टेक था छोटा सा, वो फोमो क्रिएट कर रहा था लोगों के लिए. और वो बोल रहे थे वाओ दिस इज सो कूल यार, मतलब आप मेरे को एसएमएस भेज दो कि आपका ऑर्डर रेडी हो गया है. तो दैट वाज समथिंग दैट वी डिड बैक देन. तो या एक्साइटिंग स्टोरीज दैट आई हैव टू शेयर विद यू. सो रियल एस्टेट है ना आपने, एंड देयर वाज नो लाइक इट वाजंट लाइक कि आप कोई इंटेल रिपोर्ट पढ़ रहे हो या कहीं से डेटा निकाल रहे हो. दिस वाज अ गट कॉल कि यार यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, आपने खड़े होके देखा है, रोज गाड़ियाँ आती हैं, हम यहाँ पे शुरू करेंगे. गट नहीं बोलूंगा मैं, इसको रिसर्च बोलूंगा. रिसर्च, ओके. ये रिसर्च इसलिए आपने चंडीगढ़ में बहुत मार्केट्स रिसर्च करने के बाद ही सेलेक्ट किया जी. और मैं मजाक नहीं कर रहा. जितना पेट्रोल मैंने उस गाड़ी में घूम घूम के चेक करा है कि कौन सी मार्केट में किस टाइम पे कितनी भीड़ है. ये कैसे कर रहे थे आप ये प्रोसेस? देसी प्रोसेस आई थिंक ये बहुत लोग बोलते हैं और ये बहुत लोग फॉलो करते हैं. फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं ये. एक पार्ट ये है कि हमने डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट स्पॉट्स पे, डिफरेंट डेज पे देखा कि बिजनेस क्या आ रहा है. इसको हम रेकी बोलते हैं. दूसरा होता है कि मतलब आप काउंट कर रहे हो कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं. काउंट नहीं कर रहे, एक फीलर ले रहे हैं कि कितने रेस्टोरेंट कितना बिजी है, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं. ये फीलर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट होता था जो हम करते थे कि हम रेस्टोरेंट के डे एंड पे
जाके उनसे एक आइटम खरीदते थे और बिल नंबर चेक करते थे। तो दिन में कितने बिल्स कटे उसका आइडिया मेरे पास होता था, जो मेरे को सबसे ज़्यादा भीड़ लगता था रेस्टोरेंट में। और उसके बाद हम देखते थे कि एवरेज टिकट का साइज़ क्या है, मेरे को और लगता ये है इसके assumption बाद पे सब है। लोग अपने बिल नंबर चेंज करने वाले। नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट की रूलिंग है। अच्छा, आज भी ये ओके, होता है। ओके। और ये आई थिंक गो जीरो के फाउंडर ने बोला था, या पता नहीं किसी के फाउंडर ने भी ये बात बोली थी, और आई कुड रिलेट टू हिम। तो रात को जाके बिल लेना और अगले दिन रात को जाके बिल लेना, तो मुझे एग्जैक्टली बता दो कि कितने बिल कटे हैं। अब कितने बिल कटे हैं वर्सेस ये अजम्पशन होता था कि ईओवी क्या होगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू टिकट क्या होगी, उसको मल्टीप्लाई करा तो सेल पता चल गई उस आउटलेट की, उस फिर आउटलेट तो की आपने क्या सेल बहुत है। सिस्टमैटिक वे में किया है। ये सिस्टमैटिक नहीं, ये भी हमारा तुक्का था या जो भी बोलो। एंड तीसरा जो पार्ट है वो ये है, हमने बहुत सारे लोगों से बैठ के पूछा जो उस इंडस्ट्री के हैं, वेटरन्स हैं, उनसे जाके पूछा। फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो काफ़ी टाइम से चल रहे थे, मैंने स्पेशली उनको उनके ओनर्स का नंबर दिया, उनसे रिक्वेस्ट करी, बहुत बार फॉलो अप किया कि सर आज प्लीज़ मिल सकते हैं, आज प्लीज़ मिल सकते हैं, आज प्लीज़ मिल सकते हैं। उनसे मिला, उनसे एक फीलर लिया कि सर व्हाट डू यू फील अबाउट दिस मार्केट। मैं आपकी सेल्स नहीं पूछना चाहता, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या मुश्किलें आई थी और आपको क्या लगता है इस मार्केट की क्या फ्यूचर है। तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है जिनको हम बैठ के लिखते थे रात को। हम एक्चुअली 3 को फाउंडर्स हैं, तो 2 को फाउंडर्स जब हम चंडीगढ़ में थे, जब मेरा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा था, तो हम 2 बंदे मिलके ये रिसर्च करते थे। तो हम बैठ के लिख रहे हैं कि भाई हमने क्या क्या कमेंट्स आज गैदर करे हैं, उनको लिखते थे, और उसके बाद हमने शॉर्ट लिस्ट किया कि सेक्टर 8 खोलना है। आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज की डेट में मेरे पास बहुत डिफरेंट टाइप का डेटा है जिसको मैं Such as? स्टडी करके, फॉर एग्जांपल आई गेट अ डेटा फ्रॉम जोमेटो स्विगी अबाउट व्हाट आर द हॉट जोन्स। ओके, फॉर एग्जांपल एक मार्केट में बर्गर मेरे एओवी का कितना बिक रहा है, ये भी पता चलता है आपको। ये हमें डेटा मिलता है। Okay. क्योंकि हम एक नेशनल अकाउंट है, हम मल्टीपल आउटलेट्स हैं, तो वो हमें ये डेटा देते हैं कि आप यहाँ पे आउटलेट खोलो, यहाँ पर Okay. डिमांड है, सप्लाई कम है। हाँ, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। फिर दूसरा हमारे पास होता है, नाउ दैट वी आर कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ रियल्टर्स who tell us and give us data. For example, I don't want to name them, but actually I can name them. So basically Anagram करके एक है, एनाग्राम। उन्होंने हमें एक CBRE है। तो ये सब अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं कि भाई ये मार्केट्स में नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। नए नए प्रोजेक्ट के बाद फिर हम अपनी गट फीलिंग करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, जोमेटो स्विगी से पूछते हैं, तो उसके बाद हम अपना डिसीजन लेते हैं कि भाई ये एक स्पॉट है। और कभी कभार ऐसा भी करते हैं जो गट फीलिंग प्योरली गट फीलिंग पे होता है, जो कि कभी कभार इन फेवर और कभी कभार नॉट इन फेवर भी होती है। ऐसा नहीं है कि 100% अगर आपने 100 आउटलेट खोले तो 100 के 100 चलेंगे, नहीं हो सकता। कोई भी रेस्टोरेंट है, वो चाहे मैकडोनल्ड्स हो चाहे मैं हूँ, कोई भी है, अगर आपने 100 खोले तो कुछ परसेंटेज हैं जो बंद होंगे ही होंगे फॉर XYZ रीजन। 20 से 25% मान लो आप, हाँ, है ना? 100 ये खोले एक तो एक एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के लिए 20 से 25% इज अ गुड नंबर। ओके, कि अगर मैकडोनल्ड्स ने 100 आउटलेट खोले, 25 तो बंद होंगे। बंद होंगे ओके, थ्रू आउट। लेकिन जितना बड़ा होता रहता है, मैकडोनल्ड्स अगेन बहुत बड़ा ब्रांड है, तो मैं 100 में से फिर मैं ये बोलूंगा शायद वो 20 ही बंद कर रहा हो, शायद वो 15 ही बंद कर रहा हो, आई डोंट नो द रियल नंबर, बट ये कंफर्म्ड है कि आउटलेट्स बंद होते हैं और गलत लोकेशंस चूज होती हैं, या गलत सर्कमस्टांसेस होते हैं, या किसी लैंडलॉर्ड से इश्यूज होते हैं, या कोई रियल एस्टेट में इशू है। इंडिया में बहुत सारे इश्यूज हैं, लाइसेंसेस को लेके बहुत इश्यूज हैं, बट जो भी है वो है। तो आप रियल एस्टेट सिलेक्शन तो आपका बहुत ही एक साइंटिफिक प्रोसेस है आज के टाइम में, एंड उस टाइम पे भी मतलब आपने इतनी कैलकुलेशन करके देखा कि कहाँ खोलना है, तो आई थिंक दैट वे आपको एटलीस्ट ये पता था कि यार यहाँ पे इतने लोग तो आएंगे, इतनी सेल्स हम रफली कर सकते हैं। देन आपने बोला, आपने अपना वो चिल्लाने वाला एक मार्केटिंग टेक्निक निकाली, आपने SMS भेजे, कुछ और किया आपने जिससे वर्ड ऑफ माउथ या अवेयरनेस क्रिएट हुई, या इससे ही आपका ऑर्डर आने लग गए थे आप? क्लस्टर मैनेजमेंट किया। क्लस्टर मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि मैंने एक क्लस्टर डेवलप किया। अगर मैं आज मेरे को चंडीगढ़ में बैठे बैठे फ्रेंचाइज आ रही है, तो मैं चंडीगढ़ एंड रीजन मेक श्योर करता था कि एक एक अप्रॉक्सीमेट किलोमीटर की रेंज के बाहर मैं ना जाऊं। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल मेरे को आज की डेट में अमृतसर, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे अमृतसर की कॉल है, तो मैंने अमृतसर नहीं खोला, मैंने पहले चंडीगढ़ को एक क्लस्टर डेवलप किया। तो जब आप एक क्लस्टर डेवलप करते हो, इट इज़ ईजियर फॉर यू टू एक्चुअली रन योर बिजनेस। इट इज़ नॉट कि आप हेवायर आज हैदराबाद खोल लिया, कल बैंगलोर खोल लिया, कल मुंबई खोल लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप।
अगर आप ऐसा खोलने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो फीजिबल नहीं लगता हमें। तो ये हमारे लिए स्टेप था जो हमने लिया कि भाई हम क्लस्टर ग्रो करते हैं। जब हम क्लस्टर में ग्रो करते हैं ना, तो एकदम से ज़्यादा आईबॉल्स मिलती हैं उस ब्रांड को, एंड ऑल्सो क्रिएट्स अ डिमांड फॉर यू। जब आप एक, फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट बार बार आपको दिख रहा है, तो आप कहीं ना कहीं तो बोलते हो ना भाई कौन सा ब्रांड है, चल खा के देखते हैं। सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल डिमांड फॉर यू, एंड इफ दे लाइक द प्रोडक्ट, एंड इफ समबडी टेल्स यू कि भाई मैंने बर्गर से खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज अनदर puller for you कि you're getting more customers to your brand. So again, different locations, different strategies work. For example, we took a strategy that we want to open in a corporate tower. अब corporate tower में खोलना है तो वो अब बड़े लिमिटेड हो गए कि आप उन्हीं लोगों से कर सकते हो जो ऑलरेडी उस एरिया में है। फिर वो मेक श्योर करना कि क्या वो उतना स्पेंड करेंगे नहीं करेंगे जितना आपका ब्रांड का AOV है। So there are multiple factors that you have to, and every location has its own challenge. तो वो सारी आपको एनालाइज करनी ही पड़ती है, एंड अगेन लास्ट में गट मेन है। बट यू नो गिवन योर एक्सपीरियंस कि आपने राइडसन में काम किया, आपने होटल मैनेजमेंट करी, राइट? क्या ये एक्सपीरियंस के बिना आपने वो एक लंदन ग्रिल चलाया, क्या ये एक्सपीरियंस के बिना आपको लगता है आप ग्रिल चला पाते, रन कर पाते? रन तो कर पाता, बट एफिशिएंटली नहीं कर पाता। ओके, आई मीन आई फील दैट एवरी एक्सपीरियंस होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माय करियर। और एक्चुअली लेट मी रीफ्रेज, क्या किसी ने जिसने होटल मैनेजमेंट नहीं करी है या रेस्टोरेंट पहले नहीं चलाया है या रेडिसन में नहीं काम करे है, क्या उनको F&B बिजनेस में घुसना चाहिए? क्या वो चला सकते हैं? इसके ना दो पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट्स में आंसर करूंगा। पहला क्वेश्चन है, हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको होटल मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए बिजनेस के। अगर वो पता है तो आप शायद बिजनेस रन कर सकते हो। और दूसरा पार्ट है ना, क्योंकि एक रेस्टोरेंट के पीछे क्या क्या जाता है वो हर बंदे को नहीं पता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड थोड़े दिनों में ही लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो इतना टफ और डिटेल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव एन एग्जाम्पल, सर्विस मेथड कि कस्टमर आपके पास आएगा, उसके बाद ऑर्डर देगा, फिर वो बैठेगा, वो खाना उसको डिलीवर करेंगे या वो खुद आके लेगा, फिर खाना जब ख़त्म करेगा वो कौन क्लियरेंस करेगा। एक सिंपल सी ये चीज़ ऑल्सो नीड्स अ SOP. प्रोसीजर और एन SOP टू बी रिटन। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ है। अभी एक पैशनेट बंदा जिसने होटल मैनेजमेंट किया है, शायद उसके लिए आसान होगा ये करना, ओके, लेकिन जिसने नहीं किया उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन ही कैन हायर समवन टू डू इट फॉर हिम। फूड कंसल्टेंट्स, फूड कंसल्टेंट्स, दिस दैट। बट अगेन मेरे लिए इसका आंसर येस और नो दोनों है, बट आई एम इंक्लाइंड कि जिसके पास F&B एक्सपीरियंस है, he will, it makes more sense that he will have a little more easier run on the business side than someone who is not from the F&B background, because F&B background के अंदर जब मैं लंदन में था तो मैं I used to work like in different shifts, different departments, and I know the pain of each and every department, which the other person who has not worked in the restaurant or a hotel Can never know. might not know, Or might not feel it. might not feel it. So for example, there were days when I was, एक बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल है, बट आई यूज्ड टू वेयर शूज विद हील्स। उसके साथ मैंने एक हफ्ता काम किया, मेरी पीठ में दर्द शुरू हो गया। आप क्यों पहन रहे थे? हाँ, वो हील्स इसलिए पहनता था बिकॉज हमें स्पेसिफिकली ऑक्सफोर्ड शूज ही पहनने होते थे जिनमें एक छोटी सी हील होती थी। ओके, बट अगेन दे वो कंफर्टेबल शूज जो हमने बाद में मैंने एक्सप्लोर करे और उनको यूज़ करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम पहले से ध्यान रख लेते या मुझे पता होती तो इट इज़ लिटिल ईजियर फॉर यू टू ट्रैक योर बिजनेस। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होगी, इनमें कोई नया सीखने को नहीं है। तो जब आपने पहला फ्रेंचाइज सक्सेसफुल हो गया, राइट, अब यहाँ से आपने स्केल कैसे किया, थोड़ा सा ही समझते हैं। स्केल करने की जर्नी ये थी कि हमें समझ आ गया था कि दिस इज़ अ सक्सेसफुल मॉडल, सो वी स्टार्टेड डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड स्टार्टेड लुकिंग एट सप्लाई चेन एज समथिंग दैट वाज लाइक द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस। दैट इज दैट वी स्टार्टेड क्रैकिंग आवर प्रोडक्ट्स इन अ वे दैट हमें एक ही प्रोडक्ट हर जगह पहुँचाना है टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम वो नहीं करते तो शायद हम एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज नहीं बेच पाएंगे। मतलब जो भी आपके रॉ इंग्रेडिएंट हैं वो सेम क्वालिटी, सेम ब्रांड
के होने चाहिए हर फ्रेंचाइज आउटलेट में? सेम क्वालिटी सेम ब्रांड से ज़्यादा है सेम रेसिपी। सेम रेसिपी, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज मेरा जो चिकन मेरे सारे स्टोर्स में जाता है उसके अंदर जो सीजनिंग जाती है इट इज़ बीइंग मेड बाय आवर कंपनी इन हाउस ओके, विच इज़ आवर सीक्रेट। तो हम वो सीजनिंग बना के वी सप्लाई टू आवर वेयर हाउस टीम एंड दैट गोज टू आवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। उस चिकन से बनता है, वो बन के फ्रीज होता है, फ्रीज होके सारे आउटलेट्स पे पहुंचता है एंड ओके। वो ही थॉ होके दोबारा फ्रेश कुक होके जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये सुनने में इतना मुश्किल नहीं लग रहा नहीं, but ये मुश्किल लग रहा है, सुनने में भी मुश्किल but लग ये रहा है। बनाना बहुत मुश्किल है। मेक श्योर करना कि टेम्परेचर अब्यूज ना हो, वो -18 पे पहुंचे। जब वो थॉ हो रहा है तो वो रेफ्रिजरेटर के अंदर 4 डिग्रीज के अंडर अंडर में ही थॉ हो रहा है, वो 12 घंटे के लिए थॉ हुआ। उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ क्या है उसको ट्रैक करो। तो ये सारी चीज़ें माइन्यूट चीज़ें हैं जिनको हमने वर्क करना शुरू कर दिया एंड दैट वाज आई थिंक आवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट Okay. दैट वी फोकस्ड ऑन एंड वी वर लकी कि वो पॉइंट्स हमारे एक एक करके रिजॉल्व होते रहे और हमने उनको टाइट एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया विच कुड हेल्प अस स्केल। सो दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि डिमांड आपके पास वैसे ही आ रही थी कि हमें फ्रेंचाइजी खोलनी है। यस And for a franchisor, right? What were the benefits? मतलब उनको क्या दिख रहा था? How much did they have to pay? How much could they make? 7 months का आपने बता ही दिया कि रिकवर हो रहा था सारा कुछ। ऐसा नहीं है कि हर रेस्टोरेंट मेरा 7 महीने में रिकवर किया है। कई अच्छा। लोगों ने 36 महीने में भी किया है, कई लोगों ने 40 महीने में भी किया है, कई लोगों ने 12 महीने में भी किया है। बट इफ यू टॉक अबाउट एन एवरेज वी ब्रेक इवन विद इन द 24 to 30 मंथ्स के ब्रैकेट के अंदर। तो जो भी आपने पैसा लगाया वो वापस हो जाता है। बट ये हमारे लिए ना बहुत ज़रूरी था कि that every franchise makes money out of a business. It was like our duty to make sure कि ऐसा हो। बट देर आर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जहाँ पर नहीं भी हो पाता, तो वो एक बैकलैश भी होता है, वो एक नेगेटिविटी भी आती है। तो वो भी एक्सेप्ट करना कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि हर रेस्टोरेंट चलेगा, हर रेस्टोरेंट वापस आपको पैसा निकाल के देगा। सो अगेन टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, अच्छा बुरा साथ ही चलता है। इंटरेस्टिंग। तो इसेंशियली आप एक बहुत टाइम तक एक एसेट लाइट मॉडल रन कर रहे थे, राइट? आपने एक ब्रांड एस्टैब्लिश कर दिया था, पीपल वर ओपनिंग द स्टोर्स, दीज वर प्रॉब्ली देयर ओन। वुड यू अलाउ समवन टू रेंट अ स्पेस एंड ओपन अ स्टोर, और दे हैड टू ओन इट? Not really. Anybody who could rent it out, they like the business model of They it. can start. They can start. And what did they have to pay to start? So basically, there are 3 parts to our business model, which is basically an upfront fee, which is called the franchise fee for getting the know-how of the business. Okay. That is one-time fee for a specific period of time for the tenure of the franchise. And then there is a cost which is attached to making up the store, to getting everything done and making the store up and ready, That including they pay to machinery. you and you get the store ready. जब स्टार्ट हुआ था तब ऐसा नहीं था, हम उनको बोलते थे कि आप कर लो। फिर धीरे धीरे हमें समझ आया कि ऐसे तो हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगी। फिर धीरे धीरे हमने बनाना शुरू किया। Okay. तो अभी भी हम एक ट्रांसपेरेंसी रखते हैं जहाँ पर हम उनको बोलते हैं ये सेट ऑफ मशीनरी है, ये एक सेट ऑफ मशीनरी जो हम ही देंगे क्योंकि वो हमने खुद डिजाइन करी है। Okay. वो एक चीज़ है जो हम रखते हैं। और एक साइड होता है जहाँ पर हम बेसिकली उनको बोलते हैं कि ये जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं, आप ये बाहर से ले सकते हो। तो ये हो गया। तो एक बार स्टोर रेडी हो गया, दैट्स द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज हम उनको बिजनेस का पुश देते हैं, जहाँ पर हम उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे सेल्स लानी है, कैसे जनरेट Okay. करना है बिजनेस, कैसे डिमांड क्रिएट करनी है। वो सेल्स जब मूवमेंट होती है हम उसके ऊपर एक रॉयल्टी लेते हैं फॉर द ब्रांड इमेज एंड द ब्रांड दैट दे आर वर्किंग ऑन। एंड व्हाट डज दिस सेल्स ट्रेनिंग लुक लाइक? आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ समझना कि आप कैसे एक फ्रेंचाइज को ट्रेन कर रहे हो बिजनेस ग्रो करने के लिए। हमें ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली उनको बताना होता है कि प्रोसेसेस वर्क कैसे करते हैं, कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको कौन से पॉइंट्स पे चेक रखना है, कौन से पॉइंट्स पे हम चेक रखेंगे और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर आप ये चेक नहीं रख रहे हो और आप हम अगर आपके ये पकड़ते हैं, जैसे पहले फ्रिजेस होती हैं कि आपके स्टोर में चोरियां हुई या कुछ हुई, तो हमारे पास ऐसे लीवर्स हैं जिनसे हम पकड़ सकते हैं कि अच्छा। कितना मटेरियल गया, कितना बिका, ये सब कुछ ट्रैक होता है।
तो फॉर एग्जाम्पल मैं उनको एक पैटी देता हूँ, तो मेरे को पता है कि एक पैकेट में सिर्फ 25 पीस ही आएंगे। मैंने उनको 25 बर्गर बन दिए, तो मेरे 25 उससे 25 बर्गर्स ही निकलेंगे। साथ में हम कुछ एक रूम देते हैं वेस्टेज का, जो कि होता ही होता है। वो क्या परसेंटेज एक्सेप्टेबल है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2%। ओके, At this point of time 2%, which is again on the higher side. A good operator will work at less than 1%. ओके, But क्योंकि wastages are for things which are basically perishables, like vegetables. For example, dairy products. तो इनकी ये perishable होते हैं, इसलिए इनका थोड़ा सा wastage होने के chances ज़्यादा होते हैं. सो एक बार ना रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, राइट? सम ऑफ द मेजर चैलेंजेस, राइट? स्टाफ, हायरिंग, रिटेंशन, पिलफ्रेश तो आपने बोला ही, राइट? स्टैट है कि एक साल में जितने रेस्टोरेंट शुरू होते हैं उसमें से 90% बंद हो जाते हैं, और 5 साल में हम जाएंगे तो प्रॉब्ली 20-30% ही रह जाएंगे जो एक्चुअली में चल रहे हैं. हाउ हैव यू मैनेज दीज थिंग्स, राइट? सो दैट योर बिजनेस वाज सक्सेसफुल. इफ़ यू टॉक अबाउट, मेरी जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरी इंडस्ट्री में मुझे लगता है वो है क्वालिटी ऑफ पीपल कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री. हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर लोग कमाना चाहते हैं, बिकॉज बाकी एवेन्यूज़ में पैसा बहुत बनता है. For example, if somebody is doing a business administration and they go into maybe into an IT job or something like a BPO or anything, they make the starting range of making money is more. And the point is the kind of physical effort required to get into my business is also way higher than any other business. आप एक ऑफिस जाते हो और एक रेस्टोरेंट जाते जहाँ पर आपको खूब सारा पसीना आएगा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी. तो ये कुछ इंस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से F&B के अंदर इट इज़ टफ, एंड स्पेशली विद ब्लू कॉलर जॉब्स इट इज़ वेरी वेरी टफ, बिकॉज जो भी आज की डेट में अच्छे लोग इस इंडस्ट्री में घुसते हैं, दे मूव आउट ऑफ इंडिया फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़. मिनिमम वेज रेट बहुत कम है. मिनिमम वेज इधर बहुत कम है, उधर बहुत ज़्यादा है. उधर बहुत ज़्यादा है. तो इट मेक्स मोर सेंस. एक क्रूज लाइनर में जा रहे हो, इट इज़ लाइक डूइंग अ मर्चेंट नेवी जॉब. इट्स लाइक 6 months ऑन द शिप, 6 months ऑफ, एंड 6 months while you're making that kind of money, people are tempted to move out of this industry and go to maybe outside the country and look out for more options. तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम रिजॉल्व बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं. लेकिन इसको करने के लिए द ओनली वे इज टू मेक श्योर दैट यू आर पेइंग एट पार. आप उन लोगों को उतना पैसा दे रहे हो जो वो डिजर्व करते हैं. उनको आप एक्चुअली वो सारी सुविधाएं देते हो जिनके वजह से वो आपके पास टिक के काम करें. तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं. बट अगेन देर इज मार्जिन्स आर स्क्वीजिंग बाय द डे. With the aggregator business coming in, it is squeezing by the day. तो वो हम भी एक लिमिट पे ही बेनिफिट्स दे सकते हैं. उससे ज़्यादा बेनिफिट देंगे तो हमारी बॉटम लाइन हिट करते हैं. तो इट्स अ वेरी बिग इशू दैट वी आर फेसिंग इन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ. होटल मैनेजमेंट सीट्स खाली जा रही है इंडिया के अंदर. अच्छा. हम सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लेकिन आज भी हमें इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया हुआ हमारी गवर्नमेंट ने. हॉस्पिटैलिटी एज अ सेगमेंट इज नॉट एन इंडस्ट्री फॉर देम. Okay. In spite of giving 3% of the total employment जो हम दे रहे हैं. बट मेरे को ये सारी चीज़ें एक साइड हैं, बट our biggest issue is with quality people coming into the organization and creating margins for us कि हम उनको अच्छा पे कर पाए. तो ये एक इशू है जो हम रिजॉल्व नहीं कर पाए, जो हम कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड आई गेस किसी को भी अगर ये बिजनेस में घुसना है, दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि आप लोगों को हायर कैसे करने वाले हो इन अ सिस्टमैटिक मैनर. यस, एंड आप उनको ये मान के चलो कि जो आप परसेंटेज लेके चल रहे हो, यू हैव टू फोरकास्ट इट टू अ लेवल कि आप 5 साल में उनको कहाँ कितने परसेंटेज ऑफ स्टाफिंग पे जाओगे. ओके. तो आप फॉर एग्जांपल आज की डेट में एक टाइम था जब हम 4 से 5% लेके चलते थे स्टाफिंग कॉस्ट. आज वो 10 से 12% है. एक अच्छे रेस्टोरेंट में जो कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट है वो 17 से 18% है. Okay. तो इट इज़ बेसिकली इट इज़ इंक्रीजिंग बाय द डे. सो व्हेन आप इस बिजनेस में घुस रहे हो तो ये सारी चीज़ों को देख के ही आप घुसें, ताकि आपको पता है कि आज मेरी 12% है तो इकोनॉमिक्स ऐसे बैठेंगे कि मैं 3 साल के बाद ये 12% की जगह 14% दे रहा हूँ. तो उसी हिसाब से अपने इकोनॉमिक्स और ग्रोथ को
फोरकास्ट करना है कि भैया मेरे को इतनी ग्रोथ चाहिए होगी टू सस्टेन. तो एक बार थोड़ा इन बिजनेस का इकोनॉमिक्स समझते हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ कि जिसको भी ये शुरू करना है, व्हाट शुड दे बी प्रिपेयर्ड फॉर, राइट? सो you shared a revenue with us. You don't have to share the actual margins, but anyone getting into QSR, what should be the benchmark gross margin that they should look for? What should be the benchmark EBITDA they should look for? As I said कि वो हर साल बदलता है यार. I mean, maybe you could start, if you're starting a business, you can maybe work at a 60% gross margin. But eventually, you have to bring it down to 65, 66% gross margin. Okay. But you can start with 60. तो आप- Because the thing is, because you're getting into the market, adaptability है, लोगों को try कराना है, expenses होंगे, तो initially आप अपनी cost को low करके you can make sure that your people are trying your food. Once you have, created a brand for yourself, that is when you can start moving your needle towards a greater gross profit. Okay. And क्या EBITDA aim करना चाहिए उनको? एक रेस्टोरेंट को अगर आज की डेट में देखा जाए शुड बी वर्किंग स्टोर लेवल शुड बी एटलीस्ट 20%. 20% EBITDA. 20% EBITDA. सो आप ये बोल रहे हो कि 100 रुपये का रेवेन्यू है जिसमें से 60 आपका ग्रॉस मार्जिन है, तो खाना बनाने का कॉस्ट 40 रुपये हो गया. वो 60 में से उनको 40 में बाकी सब कुछ करना है. उसमें उनको जोमेटो स्विगी को कमीशन भी देनी है, तो 15-20% तो वहीं चला गया. 20% तो आप कम बता रहे हैं, ज़्यादा है. अच्छा, 30% चला गया मान लीजिए. तो 10% में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ कैसे निकलने वाला? मैंने आपको ये बेस्ट केस सिनारियो बता 20%. इनिशियली नहीं बताया. इनिशियली यू कैन इवन स्टार्ट विद एन EBITDA of 8%. ओके. Maybe take it to 20%. That's an established number that you should be aiming at. बट शुरू में क्या हो, किसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए? प्रिपेयर तो ये होना चाहिए कि आप एक साल अपनी जेब से पैसा लगाओगे अच्छा. तो मेक श्योर योर ब्रांड इज रिकग्नाइजेबल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर गुड 4 to 5 years फॉर योर बिजनेस टू एक्चुअली ग्रो एंड इफ यू वांट टू स्केल इट. एक बिजनेस का 1 से 1.5 साल का जस्टेशन पीरियड होता है, जो आपको एक होता है ना कि कड़वा गुड़ पीना होता है, तो वो होता है. आपको 1 से 1.5 साल अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है. That is when you start earning money, and the next 1.5 years is the time that you actually recover all the money ओके. जो आपने इन्वेस्ट किया. तो कितना किसी को QSR बिजनेस अगर शुरू करना है, हाउ मच शुड दे बी विलिंग टू पुट इन, कि कितनी सेविंग्स होनी चाहिए उनके पास? एवरी कॉन्सेप्ट हैज इट्स ओन डिमांड. हर किचन अलग है. मेरा किचन फॉर एग्जांपल 12 लाख में बनता है. अब किसी का किचन 4 लाख में बनता है, किसी का 20 लाख में बनता है, किसी का 1.5 करोड़ में बनता है. फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स किचन कॉस्ट इज अबाउट 60-65 लाख रुपीज एंड आई वर्क ऑन 12 लाख रुपीज. तो ऐसा नहीं है कि वो डिपेंड करता है आप कौन सी क्यूजीन में जा रहे हो, बट एक कोई इसकी बेंचमार्किंग नहीं हो सकती. डिपेंड करता है क्यूजीन क्या है. अगर आज एक आप बिजनेस में घुस रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा, अगर आपके पास फाइनेंसेस स्ट्रांग है, हायर कंसल्टेंट्स हु कुड हेल्प यू स्केल द बिजनेस टू अ लेवल जहाँ पर आपको समझ आए बिजनेस टर्म्स में. हायर अ फूड कंसल्टेंट. हायर अ फूड कंसल्टेंट, गेट प्रोफेशनल हेल्प. अगर आपके पास पैसा नहीं है एंड यू आर वर्किंग विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, टेक अ फ्रैंचाइज. गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. ओके. इफ यू आर इन अ मिडिल जहाँ पर आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है और आप अपना ही ब्रांड बनाना चाहते हो, ज़रूर करो. लेकिन उसके अंदर बस एक चीज़ ध्यान रखना, 1 से 1.5 साल 2 साल तक के पैसे अपनी जेब में रखना एज वर्किंग कैपिटल. अगर आप वो नहीं रख के, बेसिकली आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है जो हम एक बेंचमार्किंग करते हैं कि जितना रेंट है 2 साल का, उतना पैसा मेरे बैंक में होना चाहिए, प्लस द सैलरी ऑफ एटलीस्ट 1.5 years. ये मेरा बेंचमार्किंग, ये हमने एक फॉर्मूला अपना क्रिएट किया हुआ है कि मेरे को एक स्टोर में अगर उसका किराया फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है और मेरी स्टाफिंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल 80,000 रुपये है, तो 1,80,000 into 12 शुड बी द अमाउंट आई शुड हैव एज वर्किंग कैपिटल. अगर आपने 1 साल से पहले कर लिया, that money is still with you. You can use that in marketing and grow your business. But this is a benchmarking or a thumb rule that we have created for our business कि भाई हमें इतना होना चाहिए तभी हम एक रेस्टोरेंट खोलें. क्योंकि रेस्टोरेंट खोलने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाना बनाना आना चाहिए. सही बात. उसमें बहुत सारी चीज़ें, कस्टमर का डिमांड क्रिएट करना, कस्टमर्स को लेके आना, कस्टमर को मतलब एक सर्विस देना इतना आसान नहीं है. और ये दूर से तो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस लगता है. और ये बात मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बोली है. आज की डेट में जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी बोलते हैं यार आज जब मैं कुछ भी करूँगा ना, आई वॉन्ट टू enjoy माई रिटायर्ड लाइफ और आई वॉन्ट टू बाई द एंड ऑफ माई बिजनेस करियर आई वॉन्ट टू ओपन अप अ रेस्टोरेंट विच शुड बी माई ओन.
जहाँ पर मेरे दोस्त आ रहे हैं, हम एक ड्रिंक पी रहे हैं, क्योंकि ये ग्लैमरस साइड है। लेकिन रेस्टोरेंट को रन करने की जो प्रॉब्लम्स है ना, उन्होंने बाईपास कर दी, ये उन्होंने देखी नहीं। तो मैं ये बोलूँगा, ये वाली अगर आपकी सोच है तो प्लीज़ मत रेस्टोरेंट खोलना कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाके आई कैन हैव अ ड्रिंक विद देम और आई कैन एंजॉय अ टाइम, या मैं एक स्पीक ईजी बार खोलना, बिल्कुल खोलो, लेकिन वो तब खोलो you're जब आप prepared for the struggle. प्रिपेयर्ड फॉर द स्ट्रगल दैट इट टेक्स टू मेक योरसेल्फ देयर। अगर आपकी कार्ड्स राइट हैं, मतलब आई बिलीव इन लक टू अ लेवल वेयर आई से राइट टाइम, राइट पीपल, राइट सिनारियो। अगर सही टाइम पे सही बंदा मिल जाए और सही सिनारियो हो, तो फिर तो मैं उस चीज़ को लक बोलता हूँ। हाँ वो तो है ही। तो अगर वो मिल जाए तो आई थिंक आपका एक महीने में भी हो जाएगा। आई हैव सीन रेस्टोरेंट्स विच हैव जस्ट ब्लोन इनटू समथिंग, बट आई विल नॉट से कि ब्लोन इसलिए थे क्योंकि वो उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने वो जो होमवर्क था ना वो पहले कर लिया था। तो लक एक ही पार्ट लेता है कि राइट टाइम पे राइट बंदे से मिलवाना और राइट सिनारियो क्रिएट करना आपके लिए। तो अब सपोज किसी को F&B इंडस्ट्री में कोई बिजनेस शुरू करना है, स्टार्टअप शुरू करना है, राइट? Are there any problems, adjacent problems, ancillary problems, right, up or down the supply chain, जो शायद आप फेस कर रहे हो बट आप नहीं सॉल्व करने वाले हो? You would want other people to start businesses there and solve them, right? So this is to give ideas to our audience कि यार देखो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे अगर आप बिजनेस बनाओगे तो ये वैलिडेटेड प्रॉब्लम है, ये बिजनेस बन सकता है। ऐसे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो आप फेस करते हो जहाँ पे आपको लगता है बिजनेस बन सकता है? मेरे को लगता है सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो एक्चुअली एकेडमी खोलने का है, लोगों को ट्रेन करने का है। मैं अभी ये कर नहीं पाया, बट अगर कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है और उसको लगता है कि आई कुड ब्रिंग एन आइडिया टू यू, आई थिंक द बिगेस्ट गैप इन द F&B इंडस्ट्री इज़ अ गुड रिक्रूटमेंट एजेंसी विच ट्रेन्स फॉर यू एंड ब्रिंग्स यू दैट नॉलेज कि आप ये कर पाओ। अगर मैं आज मतलब what would you want them to do exactly? basic skills, groundwork, getting an orientation done, getting not an orientation but maybe like soft skills जो एक चाहिए होते हैं, जो बेसिक हाइजीन चाहिए होता है एक बंदे को टू कम इनटू द इंडस्ट्री, एक बेसिक भाषा क्या करना है। आज भी जब मैंने अपना होटल मैनेजमेंट कोर्स किया था, द फर्स्ट थिंग आई always learned was how in a difficult situation you cope up to a level कि आप you're not getting anger in between, ego in between with a customer. That is a basic thing that somebody can train people on and give give employment to मतलब आप वो लोग हमें सप्लाई एज इन रिसोर्स की तरह दिया जाए। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू शुड रियली, दैट इज अ गैप दैट आई फील And दैट आज इस के टाइम इंडस्ट्री में में कोई नहीं है? है हाँ। बट उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे हमें रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं। Okay. जिस लेवल पे अभी रेस्टोरेंट्स डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। अच्छा, so मतलब लोग हैं और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, हाँ। but there is still space for someone to come in. Someone to come into this industry and make it big. और ऐसी यूके में और यूएस में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो हेल्प करती हैं रेस्टोरेंट्स ओनर्स को। इनफैक्ट मैं ये भी बताऊंगा कि व्हेन आई वाज इन लंदन, तो रैडिसन में 1 साल के अंदर मैंने 8 ट्रेनिंग्स करी। वो 8 की 8 ट्रेनिंग्स आउटसोर्स थी। Okay. तो फॉर एग्जाम्पल एक कॉकटेल बिफोर गेटिंग इनटू द बार वी हैड टू टेक अ ट्रेनिंग, एंड उस ट्रेनिंग के अंदर जो मैंने आज भी वो मेमोरीज मुझे हैं उस स्पेसिफिक ट्रेनिंग की, क्योंकि वो जो बंदा जो ट्रेन कर रहा था वो सो पैशनेट, he was making, so he had a studio जहाँ पर वो सारे लोगों को एक टेबल दे रहा है, जहाँ पर सारे लोगों को ग्लासवेयर दे रहा है, सारे लोगों को इक्विपमेंट्स दे रहा है बाहर के, एंड दे आर मेकिंग व्हाइल दे आर लुकिंग एट हिम। जैसे एक मास्टर शेफ का एक होता है, वैसा अगर एक सेटअप हो जहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है आपके प्रोडक्ट्स की, तो आई थिंक मेरे लिए तो वो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि मेरे सामने कोई ऐसा करके दे दे। तो या सो दीज आर द ट्रेनिंग्स दैट आई वुड लव कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस, इट्स अ वेरी बिग गैप। स्पेशली मिक्सोलॉजी इज ऑल्सो अनदर थिंग, Okay. जो अभी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं बट डिमांड है, सप्लाई कम है। ओके, सो मिक्सोलॉजी हो गया, बेसिक हाइजीन हो गई, आपके रेस्टोरेंट के SOPs पे कस्टम ट्रेनिंग हो गई,
शेफ की आपने यहाँ पे बात नहीं करी. You don't want someone to teach someone how to cook, but उसके नीचे it basically is सबको सिखा दो. ये ना कोई ट्रेनिंग स्कूल में या उसमें नहीं होता. Being a chef is being a cook and being a chef is two different things. Cook is something who is replicating a recipe and chef is someone who is creating something. हाँ. जो एक आर्टिस्ट को आप नहीं सिखा सकते कि आर्ट कैसे सही होता है. आप उसको इंस्पिरेशन दे सकते हो, आप उसको दिखा सकते हो कि लोगों ने क्या किया. आप उससे इंस्पायर होके कुछ कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको सिखाओ कि क्या करना है. और एक और इंडस्ट्री जो मुझे लगता है कि जो बहुत बूम करेगी अभी विल बी हेल्दियर फूड ऑप्शंस which people are moving towards. आज जो भी एक चिपोतले जो यूएस में है एक हाँ, ब्रांड. वो तो I don't know why इंडिया में क्यों नहीं है चिपोटले. यार आपके पास है इसका रीजन. इसका रीजन नहीं है. कैलिफोर्निया बर्रितो इज ऑन द सेम लाइंस, बट मैक्सिकन cuisine बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है. ये टेक्स मैक्स एक्चुअली, नॉट मैक्सिकन, इट्स टेक्स मैक्स. एंड व्हाट आई रियली फील इज मे बी समबडी शुड डू दिस विद इंडियन. ये मेरे को थॉट आया था वैसे. आई कैन टेल यू अबाउट इट. सो इट इज़ बेसिकली मे बी 3 types of rice, 3 types of gravies एंड यू नो टॉपिंग्स ऑन टॉप. अब उसको कैसे हम खेल सकते हैं इस पॉइंट को और एक बना सकते हैं, बट वो ये ना प्राइस पॉइंट क्या चार्ज करना है, कितनी जल्दी कुक हो रहा है, बहुत सारे देयर आर सो मेनी थिंग्स आर अटैच्ड टू इट. दैट्स अनदर बिजनेस दैट यू कुड लुक एट. Sure. So let's talk a little bit about your personal journey, right, in building Burgrill. Was there a moment when you felt that इसको बंद कर देते हैं, I quit, ये नहीं हो पा रहा है? ये बात काफ़ी बार आती है दिमाग में कि हम जितना एफर्ट डाल रहे हैं क्या मुझे उतना रिटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा. और डीमोटिवेशन होती है जब आपके पास आपकी गलती के बिना आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है. बट आई थिंक वो हर इंडस्ट्री, हर डिपार्टमेंट, हर बिजनेस, हर सर्विस, हर जॉब, हर चीज़ में वही है. तो डीमोटिवेट होते हो, you have to find a way to motivate yourself, or you should have someone who can motivate you. And what is that way for you? For me, I mean personally, when I'm really angry and when I'm not in the right mood, either I just binge watch something to take my head off it, or get into the kitchen and get everyone out of the kitchen and let me cook something that I really want to cook and sit alone and eat and reflect on the problem that I had. Oh. So that's my 2 ways of doing it personally. And what would be like one of the most critical mistakes you made along the journey? You know, in hindsight, you feel that ये actually मैं business को बंद करा सकता था. ऐसा कुछ था या ज़रूरी नहीं है? नहीं, ऐसा मतलब बिजनेस को बंद करा सकता तो नहीं था, बट अगेन ये एक लर्निंग कर्व की तरह था मेरे लिए, जहाँ पर वी वर टॉकिंग टू आवर फ्रेंचाइजीज वे टू मच एंड वी वर गेटिंग अ लॉट ऑफ फीडबैक सेइंग दैट कि यार ये भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये भी अच्छा है व्यू रखेंगे, ये हमारे को गलत क्यों करेंगे. लेकिन ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो विजन मेरा है वो उनका नहीं है. और जब आप ज़्यादा चीज़ें सुनते हो ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो. तो रादर देन कंफ्यूजिंग, टेक द फीडबैक बट टेक इट इन अ रिटन फॉर्मेट, or maybe go through it once in 3 months or something, but do not take a lot of feedback from a lot of people and start acting on it until unless you have done your research on it. So this was something that I initially did not believe in. I thought that everybody who is partnered with me is only thinking about the brand, but eventually realized that they were thinking about their store. and not The brand. the brand, and the vision wasn't aligned. Let's also talk a little bit about the role of friends and family throughout this journey, you know. Because I think everyone needs to understand कि एक support system कितना important होता है, right? And कितने सारे लोग मिलके एक business को eventually grow करते हैं. They say it takes a village to raise a kid वाली बात है. तो आपके journey में क्या रहा है वो? मेरी जर्नी में बहुत लोगों का बहुत बड़ा पार्ट है. इनिशियली एक बैकलैश था मेरे पेरेंट्स की तरफ से कि भाई why do you want to get into this industry. वो एक प्रॉब्लम था, बट eventually they accepted the fact that this is
what he loves. And वो acceptance जब उनको आई, तो the only thing that they gave me was motivation. And during my bad days, they were the ones who used to come and say, "Fuck it, कुछ नहीं होता, देख लिया जाएगा, हम बैठे हैं ना यार." बिजनेस में कोई भी दिन अच्छा और बुरा आना ही आना है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ आप ऊपर जा रहे हो और नीचे नहीं आ रहे. इट्स अ कर्व. वो कर्व को आप जितनी जल्दी नीचे वाले कर्व को ऊपर लेके जाओगे इज द पॉइंट दैट एवरी बिजनेस वांट्स. तो फैमिली का तो ये पार्ट था, और आई वॉज लकी टू हैव 2 more co-founders जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और आई एम थैंकफुल कि मेरे को राइट टाइम पे वो 2 लोग मिले, राइट टाइम पे राइट बिजनेस में, जो मेरे साथ आज भी हैं, और भगवान करेगा तो हम साथ में और भी बिजनेसेस करेंगे. बट आई एम रियली रियली हैप्पी दैट दीज co-founders एक्चुअली gave support and trusted in my vision, took a step together to create something that we wanted to create. मेरे सपने जो थे ना, मैं सारे जाके उनके सामने बोलना शुरू कर देता था, और वो धीरे 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 शेप होने लग जाते थे. तो उनका बहुत बड़ा पार्ट है, और फाइनली मेरे दोस्तों का तो है ही. तो ये मैंने एक पॉडकास्ट और में भी बोला है, जहाँ पर मैंने बोला कि मेरा पेट नेम एक्चुअली हलवाई है. अच्छा. तो मैं बचपन से जब हम स्कूल में थे, आई एम फ्रॉम स्प्रिंगडेल स्कूल, तो मेरे जितने भी स्कूल के दोस्त हैं सारे मिलके मेरे से मैगी वॉर्स कराते थे कि कौन सबसे अच्छी मैगी बनाएगा रात को. तो उसमें मैं हमेशा जीता हूँ. एंड मोर ओवर दे हैव एक्चुअली सपोर्टेड मी. देयर आर फ्यू फ्रेंड्स who actually pushed me, gave me motivation कि भाई तू क्या फार्मास्यूटिकल के धंधे में घुसा हुआ, तो पागल है, तेरे को ये सब नहीं समझ आता. तो मेरे को पता है तेरा बचपन से ये सपना था, तो वो अपना सपना फॉलो कर, मत कर. नहीं होगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, हम में से कोई एक पैसा कमा लेगा और वो मैं पाल लेगा. आई डोंट नो आप इसमें बिलीव करते नहीं करते, लेकिन हम तो एक दूसरे को यही बोलते हैं. जब बीवियां हो गई तब नहीं बोलते. बट हाँ, एक दूसरे को यही बोलते थे. बट क्या, आई थिंक द ओनली थिंग दैट दे हैव गिवन इज अ लॉट ऑफ मोरल एंड लॉट ऑफ लव from my friends, from my school friends, from my college friends. They've given me a lot of warmth and made me believe that I am something. I am not less than anyone else. And अगर ये दोस्त मिल जाए और आपको ये बोल दे कि भाई तू किसी से कम नहीं है, चाहे मजाक में जो मर्जी बोले, बट अगर प्यार से आके बोल रहे हैं कि भाई मुझे भरोसा है कि तू कर लेगा, तो वो एक पुश मेरे लिए तो बहुत काम करता है. जिसने मेरे को बोला कि भाई कर लेगा, तो टेंशन ना ले, तू कर, तो खुल के कर. तो ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को बहुत पुश किया and made me what I am today. So really, again, I'm really happy that I have those kind of friends जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे प्यार किया, whatever. And I think this gives us a good segue into your opinion on luck, right? क्या मानना है, मतलब luck कितना ज़रूरी है, right? Do you believe in luck or do you feel कि खुद ही हो जाता है, मतलब खुद से ही करना है जो भी? क्या ओपिनियन है इस पे आपका ओवरऑल? ये again it's a very deep topic to talk on, but I feel that everything is destined. जो भी हम देख रहे हैं वो सब ऑलरेडी लिखा हुआ है. There is a forced timing behind it, but that should not be something that should be in your mind. ये सोच के अगर कि ये माइंड में नहीं होना चाहिए, ये बस एक पीछे से एक बिलीफ होना चाहिए. ये रात को सोते हुए सोच सकते हो आप, बट सुबह उठ के ये नहीं सोच सकते. और मेरे लिए एक चीज़ बहुत हेल्प करती है, आई डोंट नो किसी को हेल्प करे ना करे, सोने से पहले मैं एक बार थैंक यू ज़रूर बोल देता हूँ. चाहे वो कोई भी फोर्स हो, वो भगवान बोल लो, पेरेंट्स बोल लो, वाइफ बोल लो, जो भी है, आई डोंट नो, फ्रेंड्स है, किस्मत है, जो भी है, आई डोंट नो व्हाट डू आई कॉल दैट, बट मैं एक बार रात को बस अपने आप को थैंक यू बोल देता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, वेल डन, तूने कुछ कर लिया, कुछ कर लेगा तू, या गुड दैट देयर इज समथिंग which is, but I do not believe कि ये लक है कि एक बंदे की किस्मत अच्छी है तो वो अच्छा कर गया. ऐसा नहीं है, उसका हार्ड वर्क भी है, या फिर वो राइट टाइम पे राइट बंदा मिल गया या राइट चीज़ मिल गई जिसकी वजह से उसको एक वो मिल गया. तो I mean it's a very controversial topic to talk on, but the only thing is that I feel that luck is important, but I do not believe in luck. Okay. On a more like lighter note, right? सबसे ज़्यादा मज़ा कब आया आपको ये बिजनेस में? कोई ऐसा डे, कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपको बहुत मज़ा आया? ये मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट मैं ट्राई करता हूँ. ये
कुछ दिन हैं जो मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, मतलब एक जब लंदन ड्रिल है तब काम कर रहा हूँ, एंड बेसिकली उस टाइम पे मैं और मेरा पार्टनर्स, मतलब तीनों को फाउंडर्स, एक सिंक्रोनाइजेशन में ऑर्डर्स आ रहे हैं और वो ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं. ये आपको सुनने में शायद इतना सही ना लगे, बट वो सिंक्रोनाइजेशन और वो जो ऑर्डर आया, ऑर्डर पंच हुआ, 7 मिनट्स में इधर आया, मतलब एक असेंबली लाइन पे आया, असेंबली लाइन से पैकेज पे हुआ और आगे वो डिलीवर हो गया, वो 17 मिनट्स में डिलीवर हो गया, 20th में 25 मिनट्स में उन्होंने कंज्यूम कर लिया, 30 मिनट्स में रिव्यू आ गया. और ये एक फ्लो है. अगर ये फ्लो सही मेंटेन रहेगा एक दिन के लिए, उस मील के उसके लिए, तो वो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है अंदर, शायद मैं ना समझा पाऊँ बट ये सेटिस्फैक्शन मेरे लिए बहुत सही है. I am the happiest when I'm in the kitchen and things are going according to the pace that I want the pace to be, and customers are going happy. It's nothing brings more happiness to us कि आपके प्रोडक्ट को कोई appreciate कर रहा है, वो भी खा के like oh my god ये क्या खिला दिया आपने. तो ऐसी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है. So I'll generally like to end with, first, what's the best advice that you have received that has impacted the most? Let's start with that, and then I'll ask you another question. The best advice is जब सबसे बुरा टाइम चल रहा हो तो एक चीज सोचो, व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बुरा क्या हो सकता है. जब आप वो सोच लेते हो और देख लेते हो अपने मन के अंदर, तो जर्नी बड़ी आसान लगती है. एंड ये मेरे डैड के चाचा ने दिया था. एंड आई मीन आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही इज नो मोर, बट I really respect him and I really learned a lot from him, not about business but about life. So this was one thing that I learned and I still carry with me कि जब भी कोई बुरा टाइम आता है तो ये ज़रूर सोचना कि इससे बुरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या बुरा हो जाएगा. वो मैक्सिमम बुरा आप सोच लेते हो ना और इमेजिन कर लेते हो, तो उससे पहले ही जब वो कम हो जाती है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तो फिर लगता है कि हाँ यार मतलब prepared ही था मैं. तो आई थिंक थिंकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो बिफोर इट इज द वर्स्ट, दैट गिव्स यू करेज टू फाइट इट. And what's one advice that you would give to your younger self now? I would like to give a thing that I wish I did not start business that early. Maybe. Oh, you did not start business that early. I mean, I just worked for someone for 1 year, 3 months. I wish I would have worked for good 3 years. Learned I could have got a little more experience about how corporate works, because I was facing a lot of challenges running the show. Now they are over now, but initially I faced a lot of issues. So I wished to my younger self कि अगर मैंने किसी कॉर्पोरेट में काम करा होता तो मुझे काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलती कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए थे. वो मुझे लगता है, क्या पता वो होते या नहीं होते, दैट्स सेकेंडरी. But I wish, and if I mean the two kids, I mean I'm talking about my brother's kids, my nephews, I would really recommend them also that before you start your own business, at least work for good 3 or 4 years. Okay. That will give you a lot more exposure, and work for a not for a good company, work for a good boss. Because if you work for a good boss, it gives you a hard time, but it makes you learn so many things. And I follow that with the group of youngsters who joined Burgrill with me at my corporate office. I work with them very closely, train them, help them, guide them, do whatever I could do, so that by the end of it, when they go out of my brand or they go to any other place, वो हमेशा याद रखें, यार ये बंदे ने एक बॉस था मेरा जो काम बहुत कराता था, लेकिन उसने मेरे को सोचने की क्षमता दी, उसने मुझे एक डायरेक्शन दी. दैट्स Sure. something that I love. Wow. So Shrey, thank you so much for being on the show. It's my pleasure. It was a pleasure having you, and I hope that everyone who's watching, they're going to learn more about starting QSRs.
बहुत सारे और QSR शुरू होंगे या वो रिक्रूटमेंट एजेंसी शुरू हो जाएगी एंड दे नो हु टू सेल टू नाउ. So thank you for sharing all that. Really had a good time. Thank you. I had the same time. Thank you. I had a great time with you. Thank you.